राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है गलती। माँ, कहाँ हो आप? कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? पता है क्या क्या दिमाग में चल रहा था। मैं अभी 10 मिनट में स्टेशन पहुँचती हूँ। हाँ हाँ, उसी दुकान के पास वाले गेट के पास खड़ी रहना। सौम्या ने अपनी माँ से बात की और तेजी से दुपट्टा तथा पर्स उठाकर जैसे ही निकलने लगी, सास राजेश्वरी की कड़क आवाज़ सुनाई पड़ी। कहीं आने जाने से पहले किसी बड़े छोटे को बता भी दिया करो। जब तक मैं बैठी हूँ अपनी मनोहार ना होने दूंगी। पर्स उठाया और चले। माँ जी, मैं आपको कहने के लिए आ रही थी। दरअसल माँ ने रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया है। जाने क्या हो गया, उन्होंने बुलाया। क्यों? जब इस रेलवे स्टेशन पर बैठी है तो यहाँ तक आने में क्या था? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? फ़ोन कर दिया। अभी तक तो अपने घर बुलाकर मिलती थी, अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? रिश्तेदारों में तो इज्जत छोड़ी नहीं, अब शहर बेर में ढिंडोरा पीटना चाहती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए माँ के बारे में। आप तो उन्हें मुझसे भी अच्छी तरह जानती हैं। आपकी बचपन की सहेली है। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो उन्होंने। जल्दी चली जा, पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कर। मेरी सहेली है। वो रिश्ता तो उसी दिन दफन हो गया था जिस दिन मेरे सीधे साधे बेटे को मुट्ठी बुद्धि का कहा था तेरे बाप ने। वो तो हमारी शराफती की तुझे ले आए, वरना माँ जी, इसमें माँ की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो पापा के कहे शब्दों के लिए आपसे ना जाने कितनी बार माफ़ी भी मांग ली, पर आप। मैंने कहा ना, चली जा, बहस मत कर। बातों में इतनी भी मत खो जाना कि समय का भी ख्याल ना रहे। जी माँ जी। बहू के जाने के बाद राजेश्वरी कई साल पहले की यादों में खो गई। वह हमेशा अपनी माँ के साथ साल में 2 बार ननिहाल रहने के लिए जाती थी। वहीं नानी के पड़ोसी की हम उम्र अनाथ भांजी दमयंती से उसकी दोस्ती हो गई। समय के साथ साथ दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अपने घर जाने के बाद भी राजेश्वरी दमयंती को चिट्ठी लिखती और दमयंती राजेश्वरी को। विवाह के बाद भी दोनों की दोस्ती जैसी की तैसी बनी रही। जब राजेश्वरी का बेटा हुआ तब दमयंती का भी 3रा महीना चल रहा था। राजेश्वरी ने पहले ही कह दिया था, देख दमयंती, अगर बेटी हुई तो वो मेरी बेटी बनेगी। मैं अपने मुन्ने के लिए अभी से आंचल पसार कर मांग रही हूँ। दमयंती भी प्यारी सहेली की बात सुनकर गदगद हो उठी थी। दोनों की बचपन की दोस्ती को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि दोनों के बीच कोई पर्दा है। दरअसल राजेश्वरी ने कभी सहेली से कोई बात नहीं छिपाई, पर दमयंती चाहकर भी अपनी सहेली को अपने जीवन की इस कड़वी सच्चाई को कभी नहीं बता पाई कि वह केवल सामाजिक प्रदर्शन और माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पति द्वारा स्वीकार की गई है और विवाह के शुरुआती दिनों के आकर्षण के कारण ही एक बच्चे की मां बन पाई है। वो तो दमयंती को सास ससुर का स्नेह और सहारा मिला, वरना पति ने तो उसे तिरस्कृत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। स्त्री अभाव में जी सकती है पर पति की उपेक्षा सहन नहीं सकती, या यूं कहे कि सामाजिक नियमों के कारण पति के ऐबों का कारण भी पत्नी को ही माना जाता है। दमयंती ने बस एक ही यही बात अपनी सहेली से छिपा रखी। सौम्या के पिता को न तो कभी पत्नी में कोई दिलचस्पी थी और न ही बेटी में। हाँ, माता पिता के गुजर जाने के बाद वो घर खर्च अवश्य भेज देता था। वैसे दादा दादी सौम्या के विवाह इत्यादि का पूरा प्रबंध करके गए थे। मायका तो ईश्वर ने पहले ही छीन लिया था। मामा की मृत्यु के बाद ममेरे भाइयों ने भी कभी खोज खबर नहीं ली। ऐसे में जब सौम्या के विवाह का दिन नज़दीक आया तो दमयंती का दिन रात यही चिंता खाई जा रही थी कि पिता के बारे में पूछने पर राजेश्वरी और उसके परिवार वालों को क्या जवाब देगी, क्योंकि दमयंती ने बड़ी सफाई से सारी रस्में एक साथ करने के लिए अपनी सहेली को मना लिया था। कहने के लिए तो दुनिया चांद पर जा पहुंची है, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जबान से निकली बात पर कायम रहते हैं। जब लड़के लड़की ने फोटो देखकर अपनी रजामंदी दे दी, ना नुकुर की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि देखने दिखाने की रस्मों के पीछे तो केवल
वर्ताव देखना होता है। और राजेश्वरी दमयंती तो बचपन से एक दूसरे को देखती आई थी। विवाह के 1 महीने पहले दमयंती ने पति को फोन लगाया। मैं दमयंती बोल रही हूँ। क्या मैं कमलेश कुमार से बात कर रही हूँ? जी। आप कौन? मैं उनका बेटा। कलेजे पर पत्थर रख के दमयंती आगे कुछ बोलती कि उधर से आवाज आई, मैं कमलेश। आप? ओह, तुम्हें खर्चा तो भिजवा दिया था। फिर? दरअसल सौम्या की शादी तय कर दी। इस मौके पर मुझे पहली और आखिरी बार आपकी सहायता चाहिए। पैसों से ज़्यादा आपकी उपस्थिति। बाकी सब तैयारियां तो कर ली है। विवाह के 2 दिन पहले टीके के अवसर पर और शादी वाले दिन बता देना। कोई बात करनी हो तो 10 से 1 बजे के बीच ही किया करो। फोन रखते ही दमयंती की आंखों से अविरल धारा बह चल। कैसा बाप है? कहाँ शादी तय की? किससे की? कुछ भी लेना देना नहीं। हाय, कैसा नसीब लेकर आई है मेरी बेटी। वैवाहिक स्थल शहर से काफ़ी दूर एक पुराना मंदिर था जो दमयंती के अनुसार उसके कुल देवता का मंदिर था। दमयंती की ओर से केवल सौम्या की 2 सहेलियां और कमलेश कुमार थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी के विवाह में विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया। राजेश्वरी की ओर से उसके भाई बहन, देवर, ननंद और कुछ घनिष्ठ मित्र उपस्थित थे। सभी उपस्थित जन महसूस कर रहे थे कि हर कार्य के लिए लड़की की मां ही भाग दौड़ कर रही थी और पिता कहे जाने वाले शख्स मोबाइल पर व्यस्त था। हाँ, आवश्यक रिवाजों को निभाने के लिए मन भाव से आ जाता था। लड़के वालों को बहुत कुछ अटपटा लग रहा था, पर मायके और ससुराल दोनों जगह से सभी बहन भाइयों में सबसे बड़ी राजेश्वरी की काबिलियत पर शक की गुंजाइश ही नहीं थी। इसीलिए सभी को अपनी नज़रों का दोष लग रहा था। फेरों के पश्चात कमलेश कुमार ने दमयंती से कहा, मैं चलूँ तो अब कोई औपचारिकता तो नहीं बची। दमयंती कुछ कहे कि इससे पहले राजेश्वरी ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए जीजाजी, विवाह के बाद तो पूरे ईद के चांद हो गए। जब भी पूछो आपके पास समय की कमी। आखिर कौन सा कारोबार है? अब तो आप समधी बन गए, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? भूल गए क्या? सौम्या की विदाई यहीं से होगी। कल शाम स्वागत समारोह है। चाहे तो उसके बाद सौम्या को पग फेरे के लिए ले जाना। आप मुझे ये सब क्यों बता रही है? पूरी बात जानते हुए भी क्यों गले पड़ रही हैं? मुझे और मर्दों के साथ औरतों की इतनी बेतकल्लुफी पसंद नहीं। आप किस अंदाज में मेरी माँ से बात कर रहे हैं? सौम्या के पति ने कमलेश कुमार के तेवर देखकर कहा, लगता है कि मोटी बुद्धि के हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर सब पता है तो जबरदस्ती रिश्ते बनाने की कोशिश तुम्हारी मोटी बुद्धि का परिणाम है, और यदि कुछ नहीं जानते हो तो बिना किसी की हकीकत जाने विवाह कर लेना तुम्हारी मोटी बुद्धि दर्शाता है। कमलेश कुमार तो चले गए, पर उसके बाद दमयंती और सौम्या ने किस तरह बेइज्जती का कड़वा घूंट पिया, किस किस तरह माफिया मांगी, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस उसी दिन से राजेश्वरी के लिए दमयंती मर गई। हाँ, उसकी भल मनसाहत ये रही कि सौम्या को भी उसने पूरा मान सम्मान दिया और कभी माँ से मिलने से नहीं रोका। उसके बाद 4-5 महीने में सौम्या ही माँ के पास जाकर मिल आती थी। पर आज जब दमयंती ने रेलवे स्टेशन पर बुलाया तो अंदर ही अंदर राजेश्वरी का दिल भी बेचैन हो उठा। करमजली सारे दुख अकेली ही उठाकर महान बनना चाहती है। अगर मुझे सारी बात बता देती तो क्या मैं सौम्या को बहू ना बनाती? ऐसे आदमी की इज्जत बचाने में लगी रही जो इसका था ही नहीं। नीर पागल है। जब बड़बड़ाने पर भी राजेश्वरी का मन नहीं माना तो सौम्या को फोन लगा कर बोली, जल्दी आने को कहा था। ऐसी क्या बात कर रही है? सारा शहर आता जाता है स्टेशन पर, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? वहीं सड़क पर बैठकर माँ जी, वो माँ, क्या माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर की झूठी औरत है। इसके चक्कर में अपना घर मत बिगाड़ लेना। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। कमलेश कुमार की मृत्यु के बाद उनके लड़के ने माँ को घर से निकाल दिया। कहीं कोई जगह नहीं। आप कहे
जो दूसरों को धोखा देता है उसके साथ भी धोखा होता है। हमारा घर धर्मशाला नहीं है। राजेश्वरी ने फोन काट कर अपने बेटे को फोन करके कहा, मुन्ना बेटा, आज मैं तेरी सास के लिए नहीं, अपनी बचपन की सहेली दमयंती को घर लेकर आने के लिए कह रही हूँ। ऑफिस से जल्दी निकलो और रेलवे स्टेशन से सौम्या के साथ दमयंती को घर ले आओ। ऐसा ना हो कि वो पगली फिर से किसी नई मुसीबत में फंस जाए। अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, जो है सब मिल बांट कर गुजारा कर लेंगे। सचमुच मुन्ना को अपनी आवाज़ की कड़क पर सहृदय माँ पर गर्व महसूस हो रहा था, जिन्हें समझने में उनकी ही बचपन की सहेली धोखा खा गई थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।